Hello, Vande Matram. How are you, students? I'm very good and safe, and I hope you also are very good and safe. And I hope that you all guys can understand your both part of your first chapter, which one is arrival of Europeans in इंडिया। अभी हमने जो आपका जो पहला चैप्टर है सोशल स्टडीज़ के हिस्ट्री के पोर्शन का, वो है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। उसके जो दोनों पार्ट है वो आपने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे, जिसमें हमने यूरोप की कंट्रीज़ का हमारे इंडिया में कैसे आना हुआ, और जो फर्स्ट सबसे पहले आए थे हमारे इंडिया में यूरोपियन से वो थे पोर्टुगीज़। और क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को द गामा, जो दोनों ने सी रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, उसमें जो सक्सेस हुए थे वो थे वास्को द गामा। एंड 22 मई 1498 को वो हमारे इंडिया के कालीकट बंदर पे आए थे, और उनकी सत्ता और उनकी सत्ता का अंत कैसे है वो हमने देखा था। और आज हम जो है वो हम डच के बारे में लर्न करने वाले हैं कि पोर्टुगीज़ के बाद कौन आया था। तो डच आए थे, तो हम उनके बारे में लर्न करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ। आफ्टर 100 years of arrival of the Portuguese at the end of 16th century, the Dutch of Holland, now the Netherlands, come to India for trading। यानी कि पोर्टुगीज़ जो 100 साल का शासन हमारे इंडिया में करके गए, उसके बाद 16th सेंचुरी के एंड में डच लोग यानी कि जो हॉलैंड के नेटिव्स है, वो हॉलैंड यानी कि अभी का हमारा नेदरलैंड, तो नेदरलैंड के जो डच लोग हैं, जैसे हमारे इंडिया के लोगों को इंडियन बोलते हैं, तो हॉलैंड और नेदरलैंड्स दोनों सिमिलर वर्ड है। पहले वो हॉलैंड था, अभी वो नेदरलैंड है। तो वहाँ की जो ट्राइब है उनको बोलते हैं डच, और वो हमारे इंडिया में शासन करने के लिए आए थे। पहले व्यापार पर्पज़ के लिए आए थे। इनिशियली दे एस्टेब्लिश फोर्ट एट पुलिकटेन मद्रास, नाउ चेन्नई। यानी कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना किला, अपना फोर्ट बनाया, कोठिया बनाई पुलिकटेन मद्रास, यानी कि जो अभी का चेन्नई। They also established a trading center at Agra in the year 1663। अभी उन्होंने अपना व्यापारी केंद्र किसको बनाया, आगरा को, और वहाँ पे कब उन्होंने अपनी कोठी बनाई, 1663 में। Meanwhile, the British also arrived in India. The Dutch could not withstand the competition against the British। यानी कि उसी बीच में क्या हुआ कि हमारे इंडिया में जब डच लोगों का शासन चल रहा था, वो व्यापार भी कर रहे थे, और उन्होंने व्यापारी केंद्र के दौर पे जो 1663 में आगरा में अपना सेंटर भी बना लिया था। ठीक है, तो उसी समय ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में आया, यानी कि अंग्रेज़ों इंडिया में आए, और अंग्रेज़ों के सामने जो डच है वो टिक नहीं पाया, तो उसकी वजह से डच लोगों को हमारे इंडिया को छोड़ के चला जाना पड़ा। अभी ब्रिटिश इंटरेस्टेड इन इंडिया, अभी ब्रिटिश जो थे वो भी पहले ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए ही आए थे, लेकिन उनका भारत में एकदम से इंटरेस्ट कैसे बढ़ा, वो हमारे इंडिया में ऐसे मतलब शासन करने के लिए क्यों इतना ईगर हो गए, उसके बारे में हम लर्न करेंगे। During the reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600 CE, the British established East India Company. This company belonged to merchants who wanted to increase their wealth by undertaking trade with India। अभी 1606 CE के ईस्वीसन पूर्व 1600 के ईयर में जब क्वीन एलिजाबेथ का इंग्लैंड में शासन था, तब उन्होंने हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और उसके साथ कंपनी जब हमारे इंडिया में आई ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे जो अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि कुछ कमाने के लिए, इतने पर्पस कुछ ना कुछ मतलब कमाने के लिए, ऐसे पर्पस के लिए हमारे इंडिया में आए थे। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608 CE। यानी कि ईस्वीसन पूर्व 1600 के 8 के ईयर में सूरत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला जहाज़ था वो आया था। तब जो सूरत है वो पोर्ट था, पोर्ट यानी कि बंदर था, बंदरगाह था व्यापार का। कैप्टन W हॉकिंस, द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट फुट इन इंडिया। अभी कैप्टन हॉकिंस जो थे, जो जहाज़ लेके आए थे, वो ऐसे पहले अंग्रेज़ पर्सन थे जिन्होंने भारत की ज़मीन पे पैर रखा था। ही मेट जहांगीर बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड। अभी वो किसको मिले, जहांगीर को मिले। उस समय शासन जहांगीर राजा के हाथ में था, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत में ट्रेड करने की परमिशन नहीं दी। उसके बाद क्या हुआ, देर आफ्टर सर थॉमस रो अराइव्ड इन इंडिया हु एक्वायर परमिशन टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। अभी उसके बाद जब हॉकिंस आए, W हॉकिंस, तो उन्होंने जहांगीर के पास परमिशन ली कि वो उनको भारत में व्यापार करने दे, लेकिन जहांगीर ने इनकार कर दिया। तो उसके बाद सर थॉमस रो जो है वो हमारे इंडिया में आए, वो भी अंग्रेज़ थे, और उन्होंने व्यापारी कोठी सूरत में एस्टैब्लिश करने की परमिशन ले ली।
और वो परमिशन क्यों मिली उनको? क्योंकि उस समय जब सर थॉमस रो परमिशन लेने गए थे तब दिल्ली के ऊपर किसका शासन था? शाहजहाँ का। लेटर दिल्ली वेंट टू द हैंड्स ऑफ शाहजहाँ एंड शाहजहाँ गेव परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल। यानी कि शाहजहाँ जो थे उन्होंने बंगाल में व्यापार करने का जो परमिशन था उनको दे दिया था, अंग्रेज़ों को दे दिया था। तो इस तरह से वो हमारे भारत में आए और उन्होंने बंगाल, जो मैंने आपको बताया था पहले के ज़माने में बहुत ही समृद्ध राज्य था, और सबसे पहला हाथ उनका बंगाल पे ही पड़ा और बंगाल में व्यापार करने की उनको परमिशन भी मिल गई। अभी हम लर्न करेंगे द फ्रेंच। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले हमारे इंडिया में पोर्टुगीज़ आए थे यूरोपियन से, और सबसे लास्ट कौन आया था? फ्रेंच। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आएगा आगे। द फ्रेंच एस्टैब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इन द ईयर 1664 CE, यानी कि ईस्वीसन पूर्व 1664 के ईयर में उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना की। दे एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी। अभी उन्होंने कहाँ पे फैक्ट्रीज डाली, कारखाने डाले? सूरत, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी। द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रैंकोस डुप्लेक्स। जोसेफ फ्रैंकोस डुप्लेक्स थे, वो कंपनी के हेड थे। वो हैड द डिज़ायर टू एक्सपांड द यूरोपियन रूल इन इंडिया। अभी जो फ्रेंच था वो पहले व्यापारी पर्पस के लिए आया, लेकिन हमारा भारत का इतिहास इतना बड़ा, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर बहुत ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था, बहुत ही मोहित कर रहा था। जो कोई भी हमारे भारत में ट्रेडिंग पर्पस के लिए आता था उसकी यही इच्छा होती थी कि यहाँ पे यूरोपियन रूल को आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो फ्रेंच कंपनी के जो हेड थे जोसेफ फ्रैंकोस डुप्लेक्स, उनकी भी यही इच्छा थी कि वो हमारे इंडिया में आए और यहाँ पे व्यापार शुरू करे। व्यापार शुरू किया, उसके बाद उनकी भी दिल से यही इच्छा होने लगी कि हमारा जो यूरोपियन रूल है वो भी हमारा इंडिया में बढ़ाया जाए, कि हमारा शासन इंडिया में बढ़ाया जाए। Thus the French and the British stood in a competition against each other to become the strongest European company. अभी भारत में व्यापार करने के लिए उस समय दो कंपनी थी, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। और ये दोनों आमने सामने आ गई कि कौन सबसे ज़्यादा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी बनेगी जो कि भारत के ऊपर शासन करेगी। देयर वर अनन्यूमरेबल डिस्प्यूट्स एंड बैटल एंड फाइनली द ब्रिटिश इमर्ज इज द विनर्स। अभी उसके बाद बहुत सारे उन लोगों के बीच में संघर्ष हुआ, बहुत सारे बैटल्स हुए, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए, लेकिन फाइनली विनर कौन बना? ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज हो। हावेवर द फ्रेंच रिटर्न देयर कंट्रोल ओवर द ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ पौंडीचेरी, माहे एंड चंद्रनगर। अभी फ्रेंच को भी हमारे इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा और उनका कंट्रोल था पौंडीचेरी, माहे एंड चंद्रनगर, वो भी उनको छोड़ना पड़ा। अभी एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई कि सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज़, उसके बाद आए थे डच, और उसी समय जब डच हमारे इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे थे तब आए थे अंग्रेज़ों। अभी उन्होंने डच को तब भगा दिया था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारे इंडिया में शासन कर रही थी, तो वहाँ पे कौन आया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भी यही डिज़ायर था, यही इच्छा थी कि यूरोपियन शासन को यहाँ पे इंडिया में बढ़ाया जाए, राइट। लेकिन अंग्रेज़ों के सामने कोई टिक नहीं पाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट थी कि उन्होंने किसी को अपने सामने टिकने नहीं दिया, और उन्होंने हमारे इंडिया में लाइक ट्रेड का और शासन करने का इतना गहरा हाथ जमा लिया था। अभी उनको तो बंगाल में व्यापार करने की परमिशन मिल गई थी, राइट। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जहाँ पे लिखा है शिप ऑफ द ब्रिटिश एंड देयर फोर्स। अभी उनके जो किले हैं, उनकी जो कोठियाँ है और उनके जहाज़ है जो व्यापारी पर्पस के लिए बंगाल में हुगली नदी के किनारे रहे थे, उसकी लाइक कुछ ऐसा दिख रहा होगा उस समय में। यहाँ पे एक लाइक पिक्चर दिया है, आप देख सकते हो। हम इसके बारे में लर्न करेंगे अभी, जिसका टॉपिक है ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल, यानी कि ब्रिटिश का बंगाल में व्यापार। The British first started their trade on the banks of the river Hooghly and established forts in the year 1651 CE, यानी कि उन्होंने कब यहाँ पे हुगली नदी के किनारे बंगाल आया है और वहाँ पे उन्होंने अपनी कोठी बनाई 1651 के ईयर में। The fort was Greenhouse for the protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against the annual पेमेंट। अभी हमारा एक रूल होता है कि हम कोई और जगह पे व्यापार करने के लिए जाते हैं तो हमें कुछ टैक्सेस पे करने होते, कुछ चार्जेस होते, कुछ वॉयज होते, वो हमें पे
करना होता है। लेकिन तब हमारे यहाँ पे शासन था मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब का, और उनके पास से ब्रिटिशरों ने ऐसी परमिशन ली कि वो एनुअल पेमेंट के अगेंस्ट में उसको टैक्स पे नहीं करेंगे, यानी कि पूरा मुनाफा वो अपने पास ही रखेंगे, विदाउट पेइंग टैक्स वो यहाँ पे व्यापार करेंगे। तो इसका नतीजा भी कुछ ऐसा आता है। अब यहाँ पे एक मैप दिया है, उसके पहले हम थिंक देख लेते हैं। Do the merchants from foreign countries seek permission to do such trade in India today's time? यानी कि ऐसे क्या इंडिया में व्यापार करने के लिए अभी कोई ऐसी परमिशन देता है? हाँ, हमारे इंडिया में व्यापार करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी कंपनीज हमारे इंडिया में होती है, लेकिन अभी सब लीगल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके, यानी कि सारी जो चीज़ अभी बहुत ही टेक्निकल हो गई है, पहले के ज़माने जैसा नहीं है। पहले लोग अनएजुकेटेड थे, कुछ समझ में नहीं आता था और ऐसे ही कोई आके फ़ायदा उठा के चला जाता था, लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं होता है। अभी हम यूरोपियन कंट्री जो हमारे इंडिया में, उसमें जो ब्रिटिश रूल जो आया, उन्होंने हमारे भारत में कैसे शासन किया 100 ईयर के सिनारियों में, वो इंडिया में कितना उनका शासन फैला वो देखना है। तो यहाँ पे जो आपको जो पूरा ब्लू कलर का पोर्शन दिया है वो है ब्रिटिश रूल, ठीक है, और जो येलो कलर का पोर्शन दिया है वो है लोकल रूल। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 1797 के ईयर में कुछ बहुत कम हिस्सों में उनका शासन है। फिर 1840 ईयर के उसमें कुछ 50% 45% जैसा ब्रिटिश रूल का शासन है, बाकी हमारे लोकल रूल का शासन है। और जो ये लास्ट वाला मैप है, इसमें आप आसानी से देख सकते हो कि उन्होंने बहुत सारी जगहों पे अपना शासन जमा दिया है पूरे इंडिया में। कुछ कुछ जगह ही बाकी है जहाँ पे उनका शासन नहीं है। तो यहाँ पे नीचे ऐसा दिया है, द एक्सपांशन ऑफ द ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 CE एंड 1857 CE, यानी कि ये 100 साल में 1757 से 1857 तक उन्होंने भारत में इतना शासन जमा लिया। 100 साल में पूरा का पूरा भारत 90% ऑफ इंडिया उनके अंडर कंट्रोल कर लिया। अभी ऐसा क्या हुआ था 1757 में कि उसको इतनी सारी परमिशन मिल गई, तो उसके बारे में हम लर्न करेंगे। By this time, the East India Company was in a race to earn more and more money. अभी उस समय क्या था कि उनको विदाउट टैक्स पे करके या भारत में व्यापार करने की परमिशन मिल गई, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की दौड़ में था। As per the order passed in Bengal, the company availed the benefit of tax-free trading. However, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well as. अभी उस समय क्या था कि उन्होंने टैक्स पे, ऐसा ऑर्डर पास हुआ था बंगाल में कि कंपनी को टैक्स बेनिफिट के अगेंस्ट जो टैक्स होता है वो पे करना है। हालांकि बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे थे जो प्राइवेटली, यानी कि किसी को पता ना चले इस तरह से टैक्स पे किए बिना ही व्यापार करते थे, यानी कि रूल तो आ गया था लेकिन कोई फॉलो करता था और कोई फॉलो नहीं करता था। अभी हमारे मुल्क पे कोई व्यापार करेगा और टैक्स पे नहीं करेगा तो क्या होगा कि व्यापार का मुनाफा जो है वो अदर पार्टी को जाएगा। सपोज बंगाल में अभी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश रूल जो है व्यापार कर रहा है, तो उसका जो पूरा बेनिफिट है वो किसको जाएगा? उनको जाएगा। उनके अगेंस्ट में हम उसके पास से कुछ टैक्स कलेक्ट करते तो कुछ लोग टैक्स पे करते और कुछ नहीं करते, तो हमारी तो इनकम कम होगी ना। तो यही ऐसा ही यहाँ पे हुआ। As a result, the income generated from the tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the नवाब बंगाल मुर्शिद कुली खान। अभी उस समय बंगाल कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान था। और उन्होंने क्या एनालाइज किया कि हाँ, उनकी जो इनकम है टैक्स कलेक्शन की वो दिन ब दिन रिड्यूस होती जाती थी, कम होती जाती थी। और वो जो नवाब थे बंगाल के मुर्शिद कुली खान, वो इस चीज़ से बहुत ही ओपोज थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। दिस डिस्प्यूट केप ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खान। अभी मुर्शिद कुली खान के बाद वहाँ का जो नवाब बना था अली वर्दी खान, यही उनकी प्रॉब्लम थी कि हाँ, वो टैक्स पे नहीं करते, इसलिए हमारी जो रेवेन्यू पे जो टैक्स जनरेट होता है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। इनकम जो थी वो कम होती जा रही थी, लेकिन वो भी इनके सामने, अंग्रेज़ों के सामने कुछ नहीं कर पाए। मुर्शिद कुली खान एंड अली वर्दी खान दोनों बंगाल की गादी पे आए लेकिन इन लोगों के सामने कुछ नहीं कर पाए। हाँ, वो ओपोज थे ब्रिटिश रूल के, लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले सके क्योंकि ब्रिटिश रूल बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। आफ्टर अली वर्दी खान हिज सन सिराजुद्दौला टुक चार्ज। अभी अली वर्दी खान के बाद बंगाल की गादी पे कौन आया? सिराजुद्दौला।
ही गोट इन्वॉल्व इनटू मेजर बैटल विद द ब्रिटिश। अभी सिराजुद्दौला जो थे वो बहुत ही साहसिक और बहुत ही बहादुर राजा थे, और उनका क्या था कि अली वर्दी खान एंड मुशर्रफ कुली खान, ये दोनों जो है वो जब बंगाल की गादी पे थे तभी सिचुएशन यही थी, लेकिन वो अंग्रेज़ों के सामने कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन सिराजुद्दौला जो था उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा एक्शन लेने की शुरुआत की, और उसकी वजह से वो अंग्रेज़ों की साथ में बहुत बड़ी लड़ाई में शामिल हो गए। अभी आगे का जो पोर्शन है वो है बैटल ऑफ प्लासी, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, ये दो टॉपिक हमें अच्छे से लर्न करने हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये वाला जो सारा पोर्शन है कि डच इंडिया में आया, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रेंच आए, उसके बाद अंग्रेज़ों ने फ्रेंच को इंडिया से भगा दिया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 साल के समय में भारत में कैसे शासन अपना जमाया, उन सब के बारे में आपको लर्न अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये हम आगे का पोर्शन अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।